सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस के थर्ड पार्ट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को बड़े अच्छे से पढ़ा है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फंडामेंटल्स पढ़ाए हैं, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा एडवांस लेके गए हैं। अब आगे और थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, मतलब एडवांस का मतलब जितने भी और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, उन कॉन्सेप्ट्स को हम डील कर रहे हैं। बस पहला पार्ट हमारा फंडामेंटल्स वाला था, यस और नो। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट्स का लिंक है, आप उसे देख लीजिए, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू कीजिएगा, बीच में से मत देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे डे वन से, वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि रिवाइज बाद में करना ना, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस भी करवाऊंगा तो आप नोट से ही रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइंट होंगे ही, आपको अपडेट मिल ही जाता है ना, कब कब नेक्स्ट सेशन आ रहा है। चलिए जी, बातें कम करते हैं, शुरुआत करते हैं सीधा सेशन की। तो बेसिकली लास्ट मैंने कहाँ पे जो सेंटेंस था यहाँ पे मैंने वाइंड अप किया था सेशन को, शी गेव मी सम मनी, मुझे याद आ रहा है। मैंने कहा था कि इस वाले सेंटेंस में जो गेव वर्ब है इसका पैसिव बना के दिखाइए। तो आपने देखा लास्ट में हमने क्या बात की थी, मैं एक बार दोबारा रिपीट भी करवा देता हूँ। हमने इस सेंटेंस में देखा कि शी गेव मी सम मनी में सबसे पहले तो बेटा ये वाली वर्ब थी हमारी, गेव सेकंड फॉर्म थी, यस और नो। उसके बाद पहले तो हमें ऑब्जेक्ट पहचानना था कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी है या सम मनी है। लेकिन हमने ध्यान से देखा कि जब कभी भी वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई होता है तब भी ऑब्जेक्ट होता है, और जब होम का रिप्लाई होता है तब भी ऑब्जेक्ट होता है। अभी तक हम जितने भी वर्ब्स देख के आए थे उसके बाद सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट होता था, लेकिन इस वाले सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है इसके दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट का रिप्लाई भी है कि क्या देने की बात हो रही है, सम मनी की बात हो रही है। और यहाँ पे होम का रिप्लाई भी है, किसको मनी देने की बात हो रही है, मुझको मनी देने की बात हो रही है। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब जिस वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं। तो पहले इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की बारीकियां जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब कभी भी आपको वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई मिले, जब कभी भी आपको वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई मिले, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट तो है लेकिन उसे कहा जाता है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जैसे ही जब कभी भी आपको होम का रिप्लाई मिले वर्ब के बाद, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। तब आप मुझे बता दीजिए इन दोनों में से कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। क्या का जवाब दे, शी गेव व्हाट सम मनी, तो ये क्या का जवाब दे रहा है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको देने की बात हो रही है, मुझको। होम का रिप्लाई कौन दे रहा है, ये वाला दे रहा है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो एक्टिव में ही आपको पहचानना सीखना है कि जब भी वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। क्या मेरा ये वाला पॉइंट क्लियर है? क्लियर है। अभी मैं एक्टिव की ही बात कर रहा हूँ, पैसिव की बात नहीं कर रहा हूँ। अब एक्टिव में ही जिस भी वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको लिखने के स्ट्रक्चर भी दो दो होते हैं। कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं एक्टिव की ही बात कर रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर, ये वाला आपका पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, और ये दोनों के दोनों एक्टिव हैं। जैसे मान लो आपको वर्ब दिखाई दे रही है और वर्ब दिखाई दे रही है नीचे भी, और दोनों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। दो स्ट्रक्चर है, इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। तो पहला स्ट्रक्चर, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जस्ट उसके तुरंत बाद आता है। लेकिन अगर एक्टिव में ही आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, उसके बाद जब इनडायरेक्ट को लिखते हैं तो बीच में 2 और 4 आता है। ये एक्टिव को लिखने के ही स्ट्रक्चर है। ऐसी वर्ब्स जिनके दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस तभी हमने देखा कि शी गेव मी सम मनी, मैं उसी को ही लिख के बताता हूँ, शी गेव मी सम मनी। आपने ध्यान से इस चीज को नोट किया, क्या नोट किया कि ये वाला आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं नीचे वाले पैटर्न से लिखूंगा, मैंने कहा शी गेव, उसके बाद अगर पहले डायरेक्ट लिखना चाहते हो, मतलब सम मनी लिखना चाहते हो, सम मनी, शी गेव सम मनी, और उसके बाद 2 या 4, कभी कभी 2 आता है कभी कभी 4 आता है, वो डिपेंड करता है ज़रूरत किस चीज़ की है। यहाँ पे 2 की ज़रूरत है तो टू मी, शी गेव सम मनी टू मी। कहने का मतलब है, अभी एक्टिव की ही बात कर रहा हूँ, एक्टिव में ही जब भी किसी वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसको लिखने के स्ट्रक्चर भी दो दो हैं। आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लिख सकते हो, पहले डायरेक्ट को भी लिख सकते हो, लेकिन पहले इनडायरेक्ट को लिखोगे तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, पहले डायरेक्ट को लिखोगे तो बीच में 2 और 4 का भी यूज होता है। क्या मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? कभी कभी 4 भी यूज होता है, जैसे मैंने कहा कि आई हैव परचेज्ड अ बुक फॉर यू, ऐसा भी बोल सकते हो। मतलब डिपेंड करता है कि 2 का यूज है 4 का, वो आपको देखते ही पता लग जाएगा। लेकिन
क्या एक्टिव का पॉइंट समझ में आया सबको? ठीक है, अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए तो आपके सामने अब ये क्वेश्चन है, शी गेव मी सम मनी, वही आया। अब ये पहले वाले स्ट्रक्चर से लिखा हुआ है कि भैया ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब सवाल ये है कि जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पहले किसको लेके आएंगे, इनडायरेक्ट को नीचे लाएंगे या डायरेक्ट को नीचे लाएंगे, किसको नीचे लेके आए? तो पॉइंट ये, आप किसी को भी नीचे ला सकते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं पैसिव का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वाले से। अब मी जो है आपको पता है कि नीचे आके क्या बनेगा, आई बनेगा, बोलो हाँ। ऊपर से सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म चेंज होता है, वॉज वर, थर्ड फॉर्म में तो आई वॉज आना चाहिए, और गेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन होती है, बोलो हाँ। आई वॉज गिवन, क्या दिया गया, सम मनी आपको दी गई, तो सम मनी को एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया, और बाय के साथ आपको पता है कि जो शी है वो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। एक तो ऑब्जेक्ट, एक तो आप पैसे वैसे बनाओगे, है ना, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नीचे आता है। देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया, लेकिन आपको पता है सम मनी को भी आप नीचे ला सकते हो। लेकिन जैसे ही आप सम मनी को नीचे लाएंगे, जैसे मैंने सम मनी को शुरू में लिखा, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट था, क्योंकि वो भी तो ऑब्जेक्ट है, भले ही डायरेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, वो भी तो सब्जेक्ट बन सकता है। तो जैसे ही सम मनी को हम नीचे लेके आए और आगे वही आपने सेम वर्ब लिखी, वॉज गिवन होगा क्योंकि ऊपर गेव लिखा हुआ है, तो गेव का पैसिव क्या बनता है, वॉज गिवन। लेकिन अब यहां पे आपको पता है टू मी का यूज होगा, सम मनी वॉज गिवन टू मी, और उसके बाद हम करेंगे बाय हर। अब ऐसा क्यों सर? आप कहोगे सर ऊपर वाले सेंटेंस में तो टू है ही नहीं, लेकिन जब आपने इसका पैसिव बनाया, इस वाले को नीचे लेके आए, इसको सब्जेक्ट बनाया, तो इसमें टू क्यों यूज किया? वो इसलिए यूज किया क्योंकि ये जो नीचे वाला सेंटेंस है, मतलब जो सेकंड नंबर वाला पैसिव है, वो इस वाले सेंटेंस का एग्जैक्ट पैसिव नहीं है, इसी के दूसरे स्ट्रक्चर का है, जबकि वो भी सेम होता है। वो दूसरा स्ट्रक्चर याद दिलाना, शी गेव सम मनी टू मी। कुछ याद आ रहा है पॉइंट या नहीं यार? एक्टिव ही है ही अभी ऊपर जो लिख रहा हूं मैं। एक्चुअल में ये वाला जो पैसिव है वो इस वाले का रियल पैसिव है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस सेम ही तो है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। जब कभी भी आपको ऐसी वर्ब दिखे कि जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले रख सकते हो, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। लेकिन जब भी डायरेक्ट को रखते हैं तो बीच में टू भी आपको दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका एक्टिव में लिखने का एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें टू होता है, वो ये वाला टू इसलिए आया हुआ है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मैं और आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको एक ही सेंटेंस मिलेगा और वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट को पहले रखे या वो इनडायरेक्ट को पहले रखे। तो आपने मेक श्योर करना है कि सही तरीके का पैसिव बनाओ। जैसे हैज़ शोन वर्ब है बच्चे, ये सब्जेक्ट है, बोल दो हाँ। और आपको पता है ही हैज़ शोन मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। और क्या दिखाने की बात हो रही है, व्हाट का आंसर दे रहा है ओनली गुड थिंग्स, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बोल दो। तो पहले मैं इनडायरेक्ट को ही लेके आता हूँ। पहले तो मैंने कहा आई, ठीक है, उसके बाद कहा आई हैज़ शोन है ना, तो आई हैव बीन शोन हो जाएगा मेरे ख्याल से। शोड होती है थर्ड फॉर्म मेरे ख्याल से इसकी, शो, शोड, शोन, सॉरी एक सेकेंड, ही हैज़ शोन मी ओनली गुड थिंग्स, तो शो, शोड, शोन होती है मेरे ख्याल से, है ना। एक बार मेक श्योर कर लेते हैं, मैं खुद मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। जब कभी भी वर्ब आपको डाउट में आ जाए बेटा, तो एक बार मेक श्योर कर लेना, शो, शोड, शोन होती है, या शो, शो, शोड भी होती है। शो ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब, शो, शोड, शोन होती है वैसे तो। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, शो, शोड, शोन है, ठीक है। हाँ जी, कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, शो, शोड, शोड नहीं है, शो, शोड, शोन है, तभी थर्ड फॉर्म यहाँ पे शोन लिखी हुई है। तो आपने क्या चीज़ नोट की यहाँ पे कि ये जो मी है ये आपका ऑब्जेक्ट है, नीचे आके सब्जेक्ट बना, ऊपर हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो नीचे भी हैज़ हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो हैव आएगा, फिर बीन आएगा, और थर्ड फॉर्म आपकी क्या आएगी, SHOWN। अब उसके बाद आई हैव शोन व्हाट, आई हैव शोन ओनली गुड थिंग्स, है ना, ओनली गुड थिंग्स। और उसके बाद बाय जो है वो क्या बन जाएगा, ही का हिम बन जाएगा, एक तो ये बनेगा। लेकिन अगर मैं ओनली गुड थिंग्स को पहले लेके आता हूँ, ओनली गुड थिंग्स, तो आपको पता है ओनली गुड थिंग्स के बाद भी यही चीज़ रहेगी, हैव बीन शोन तो रहेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन ओनली गुड थिंग्स हैव बीन शोन टू मी होगा यहाँ पे अब। लेकिन आप देखेंगे यहाँ तो मी कहीं के पहले उस पर टू तो है ही नहीं, लेकिन टू मी कैसे आ गया।
और उसके बाद आप बाय हिम करेंगे। तो आपको पता है ना कि भले ही आप इसका पैसिव ये बना रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ये वाला जो पैसिव है इसी के सब्स्टिट्यूट का पैसिव है, वो एक और जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही होता है। क्या स्ट्रक्चर है? तो क्या बनेगा इसका? ही हैज़ शोन ओनली गुड थिंग्स टू मी। यही है ना एक्चुअल में, ये इस वाले का पैसिव है, लेकिन लिखा नहीं है वो जानबूझ के, क्योंकि सेम ही है यार वो। तो सबसे ऊपर वाले का पैसिव वो सबसे नीचे वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। लेकिन वो एग्जामिनेशन में आपको एक ही लिख के देगा, सिर्फ ये वाला, और वो ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है, ये वाला भी और ये वाला भी दे सकता है, लेकिन देगा कोई एक ही। या वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख सकता है या वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो बीच में कोई प्रेपोजिशन भी जरूर मिलेगा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है तो सेम एज इट इज जो लिखे हुए हैं वही शब्द नीचे आ जाएंगे, बस पैसिव में चेंज हो जाएगा। दोनों साथ देगा तो अगला ऑप्शन ये भी देगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। मतलब अगर ए में ये दे रखा है बी में वो, तो तीसरा ऑप्शन भी होगा कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, लेकिन दोनों साथ में नहीं आएंगे, बहुत रेयर चांस है। शी ऑफर्ड हिम कॉफी, फटाफट से बना दीजिए बेटा, ये वर्ब है तो ये आपका कौन सा केस है? ये ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब कभी भी किसको का जवाब हो, किसको का, वो इनडायरेक्ट है। क्या का जवाब हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप देख लीजिए, शी ऑफर्ड व्हाट? कॉफी। किसको? हिम, उसको, हूँ मैं। अब पहले हिम को लेके आऊँ नीचे, तो इसको तो सिंपल तौर पे आप लेके आ रहे हैं, ही वॉज ऑफर्ड कॉफी, क्या बनेगा? बाय हर, ये बनेगा एज इट इज, क्योंकि इसमें भी पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें भी पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब आप पहले लेके आओगे तो बता दो फटाफट से क्या बनेगा, जल्दी से बता दो। कॉफी वॉज ऑफर्ड टू हिम बाय हर, है ना, कॉफी वॉज ऑफर्ड टू हिम बाय हर। लेकिन ये टू कहाँ से आया? तो आपको पता है ना, इसी का एक्टिव का एक और स्ट्रक्चर होता है कि शी ऑफर्ड कॉफी टू हिम, एक्चुअल में उसका पैसिव है वो। समझ में आ गया? अब मुझे बार बार ये बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा आसान है। आपने देखा दिस पैकेट कंटेन्स 10 सिगरेट्स, दिस पैकेट कंटेन्स 10 सिगरेट्स। तो आपने कहा सर ये तो बड़ा आसान है, देखिए ये यहाँ पे वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, बोलो हाँ यस और नो। अब आप क्या कहेंगे? सर सिंपल सी चीज़ है, 10 सिगरेट्स को हम यहाँ पे लेके आ गए, SCIGA। एक तो मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं आती है भैया जी, अब ऐसी चीज़ों की स्पेलिंग थोड़ी याद रखेंगे। 10 सिगरेट्स, उसके बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो आर आ गया है यहाँ पे। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? कंटेन्ड होती है, बोलो हाँ। तो 10 सिगरेट्स आर कंटेन्ड। अब जनरली बच्चा क्या करता है? बाय दिस पैकेट करता है, यही करता है ना, यही तो होता है। बताओ मुझे कि ये वाला जो सब्जेक्ट है बाय के साथ यहाँ पे आ जाता है, लेकिन ये अब गलत है। अब यहाँ पे बाय टर्म का यूज नहीं होगा, यहाँ पे इन टर्म का यूज होगा, इन प्रेपोजिशन आएगी, बाय नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कभी कभी क्या होता है, जब भी हम एक्टिव की वर्ब से पैसिव की वर्ब बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसी वर्ब आ जाती है जो अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेके आती है। हाँ बेटा, क्या लेके आती है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेके आती है। तो जब भी एक्टिव की वर्ब को पैसिव में चेंज करे और पैसिव में ऐसी वर्ब आ रही है जो अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेके आ रही है, तो वहाँ बाय का यूज ना करके जो भी उस शब्द के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है वो प्रेपोजिशन आपने लिखनी है। जैसे कंटेन के साथ इन आती है तो इन आपने लिखा। लेकिन आपके माइंड में अब आ रहा होगा एक सवाल, आप कहेंगे सर मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन से वर्ड के साथ कौन से फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है? तो क्या प्रेपोजिशन चैप्टर नहीं देखा है आपने? मैंने आपको प्रेपोजिशन पढ़ाया है ना, उसके अंदर फिक्स्ड प्रेपोजिशन की बात की थी और मैंने आपको शीट भी दी हुई है फिक्स्ड प्रेपोजिशन की, बहुत सारे वर्ड्स बताए हुए हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। तो बस आपको वो याद रखनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मैं आपको याद दिला देता हूँ, जैसे नॉन टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, सरप्राइज्ड टू, अमेज्ड, सरप्राइज्ड एट होता है, ठीक है, अमेज्ड एट होता है, कंटेन्ड इन, इंक्लूडिंग इन, इंटरेस्टेड इन, डिसइंटरेस्टेड इन, है ना, इनगल्फ्ड का मतलब घिरा होना, इन, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टल्ड एट, वेक्स्ड का मतलब गुस्सा होना, स्टार्टल्ड का मतलब भी अचंभित होना, प्लीज्ड का मतलब सेटिस्फाई होना, डेकोरेटेड है, फिल्ड है, एनोए। तो ये क्या है? ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेके आते हैं अपने साथ। और डिफरेंट प्रेपोजिशन वाला की भी केस आ सकता है, ये सब प्रेपो में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो वो प्रेपोजिशन चैप्टर के वो पार्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए, ये वाला पॉइंट आप तभी कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई नो हर, तो फटाफट से आपने क्या किया? हर को यहाँ पे ले गई, शी कर दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आपको पता है नो के साथ टू आता है तो आगे टू मी आएगा, ना कि बाय मी। ध्यान रखना बाय फिक्स नहीं होता है।
शी इज़ नोन टू मी है। जैसे दिस पैकेट कंटेन्स 10 सिगरेट्स, तो ये हो गया 10 सिगरेट्स आर कंटेन्ड इन दिस पैकेट है, ना कि बाय दिस पैकेट है, क्योंकि कंटेन के साथ इन फिक्स जाता है। अब आपको पता है एनओए के साथ 2-2 3-3 प्रेपोजिशन आती है। मैं बताता हूँ, एनओए एक तरीके का एंग्री का पार्ट होता है। एनओए का मतलब चिड़चिड़ाहट होना, एंग्री का मतलब गुस्सा होना। तो आपको पता है एनओए के साथ विद भी आता है और एनओए के साथ एट भी आता है, ये सब बताया हुआ है प्रेपो में। तो वो पॉइंट आएगा तभी ये ध्यान आएगा आपको, क्योंकि चैप्टर्स लिंक्ड है ना, इंटरकनेक्टेड है। तो विद कब आता है, एट कब आता है, एट यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए और विद यूज करते हैं लिविंग के लिए। जैसे एंग्री के साथ भी यही करते थे, एंग्री एट योर बिहेवियर लेकिन एंग्री विद यू। ऐसी एनोइड एट योर बिहेवियर और एनोइड विद यू, पर्सन के साथ विद और एट नॉन लिविंग के साथ। अब आप बता दीजिए यहाँ पे क्या बनेगा। आपने कहा जो मी है वो आई बनेगा, ये सेकंड फॉर्म है तो वॉज एनोइड हो गया यहाँ पे, हुआ या नहीं हुआ, आई वॉज एनोइड। अब बताओ आगे एट आएगा विद आएगा, आगे पर्सन है बच्चे, पर्सन है तो हम क्या करेंगे, विद करेंगे, यहाँ पे विद हर करेंगे। आई वॉज अनॉयड विद हर। लेकिन यही मैंने एक और बोला, हर बिहेवियर अनॉयड मी, तो आपने देखा बेटा ये सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आई को आप पहले लेके आए, फिर अनॉयड को आपने वॉज अनॉयड में बनाया। लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ पे आएगा एट, अब विद नहीं आएगा क्योंकि हर बिहेवियर लिखा हुआ है नॉन लिविंग थिंग है। यस और नो, BEHAVIOUR। आई वॉज अनॉयड एट हर बिहेवियर। समझ में आ रहे हैं पॉइंट, बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। पुरानी चीज़ें जैसे टेंसेज आते हैं, प्रेपोजिशन आते हैं, तो आप देख रहे हैं वॉइस कितना लिंक्ड है, वर्ब की कितनी सारी चीज़ें लिंक है। अभी मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था शो वाली में, तो एक बार रिवाइज करनी पड़ेंगी आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स, क्योंकि बहुत सारी है ना। और मैं तो एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, आपने तो देना है ना एग्जामिनेशन, तो आपको तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा तो चला गया टाइम, लेकिन स्टिल मुझे भी बहुत सारी वर्ब्स याद होनी चाहिए। याद भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टिल अगर मेरे माइंड से एक आधी स्किप भी हो जाती है तो मैं चेक कर सकता हूँ, मेरी सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्जामिनेशन में जाके आप चेक नहीं कर सकते ना, तो आपको याद करनी पड़ेंगी बेटा। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्योंकि अब हम चीज़ों को पढ़ते हैं टीचिंग के पर्सपेक्टिव से। अब मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं पढ़ता, अब मैं समझाने के पर्सपेक्टिव से चीज़ें हमने सीखी हुई हैं, लेकिन आपको एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है ना। चलिए, दिस आइडिया इंटरेस्ट मी, क्या बनेगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस आइडिया, है ना। ये यहाँ आ जाएगा, आई इंटरेस्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो एम इंटरेस्टेड हो जाएगा, और दिस आइडिया इन आइडिया में हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट के साथ इन फिक्स्ड आता है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस आइडिया। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया है। चलें जी आगे मूव ऑन करें। चलिए, बहुत बढ़िया पॉइंट आगे आने वाला है। अब हम कुछ ऐसे पैसिव सीखने वाले हैं जिसके अंदर लेट आता है, ठीक है। जनरली लोग इससे बनाते नहीं हैं, लेकिन इससे भी बनते हैं और एग्जामिनेशन में आते हैं, तो हम सीख लेते हैं। दो कैटेगरी होती हैं लेट की। सबसे पहली कैटेगरी जिसमें सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे लेट मी प्ले, लेट मी गो, लेट हिम टॉक, लेट हिम डांस, सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एक कैटेगरी और होती है जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। लेट मी फिनिश दिस वर्क, पूरा लंबा होता है, वो भी बताऊंगा। तो पहले सिंगल ऑब्जेक्ट वाले का सीखो कैसा बनता है। अगर ऐसा लिखा दिखाई दे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बड़ा आसान है। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। बीच में आता है मे बी अलाउड टू, और उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखी है वो एज इट इज आपने लिख देनी है। या फिर आप ये वाला भी बना सकते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट, ऐसा लिख देते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बना सकते हैं और शुड के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म ये जो है एज इट इज लगा देंगे। एक काम करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, पहले इस वाले से बनाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आता है, जनरली यही देखने को मिलता है। सब्जेक्ट में बी अलाउड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेट मी गो, तो आपने क्या किया, पहले जो मी ऑब्जेक्टिव केस था उसे सब्जेक्ट बनाया, और आपको पता है मे बी अलाउड आता है, टू आता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, आई मे बी अलाउड टू गो। लेट मी गो, आई मे बी अलाउड टू गो। जैसे मैं एक और आपको बोलता हूँ, मैंने कहा लेट मी टॉक, या मैंने आपको ये कहा लेट हिम टॉक, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो ही मे बी अलाउड टू टॉक। क्या मेरा पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। या फिर एक और बना सकते हैं, अभी हमने सीखा कौन सा, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट एज इट इज लिख दो, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना दो, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। जो चेक करते हैं, लेट मी गो का बनाना जरा, क्या बनेगा लेट मी गो का, तो इट इज सजेस्टेड दैट एज इट इज लिख दोगे, इट इज सजेस्टेड दैट, बहुत आसान है। इट इज सजेस्टेड दैट, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दोगे आई, और उसके बाद शुड लगाओगे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो। इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड गो, या आई मे बी अलाउड टू गो।
क्लियर है? ये कब बनेगा? जब सिंगल ऑब्जेक्ट है। कभी कभी दो दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, देखो आप, लेट के बाद ऑब्जेक्ट नंबर 1, फिर वर्ब होती है ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 2। जैसे लेट मी फिनिश दिस वर्क, तो ये तो बहुत आसान है। लेट तो लेट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ये वाला बाय के साथ वहाँ चला जाएगा, और ये वाली वर्ब पैसिव में चेंज हो जाएगी। दोबारा रिपीट करूँ, लेट एज इट इज रहेगा, ऑब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ, ये बाय के साथ वहाँ, और ये वाली जो वर्ब है पैसिव में बी के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इसका भी एक सेंटेंस देख लें क्या? पहले इसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने कहा लेट मी फिनिश दिस वर्क, इसी को ही बना लीजिए, लेट मी फिनिश दिस वर्क। बेहद आसान है, बेहद आसान। तो देखो ऑब्जेक्ट नंबर 1, फिर वर्ब आई और ऑब्जेक्ट नंबर 2, तो क्या बनेगा? लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड बाय मी। बड़ा आसान है, क्योंकि लेट को तो एज इट इज आप लेट लिखेंगे, दिस वर्क को आप यहाँ पे लेके आ जाएंगे, दिस वर्क है ना। फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी फिनिश्ड, और बाय के साथ जो ऑब्जेक्ट मी है वो यहाँ पे आ जाएगा, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड बाय मी। आसान है या नहीं है? चलो मिक्स पूछता हूँ दोनों से, सिंगल ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट में, फटाफट से देख लेते हैं कि आप कैसा बना पाते हैं। लेट हिम टॉक, तो सिंगल ऑब्जेक्ट है, लेट के बाद आप देख पा रहे हैं ना ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, इसका हमने शायद बना भी लिया। तो क्या बनेगा? फिर भी याद दिला दो कि ही मे बी allowed to talk, या फिर it is suggested that he should talk, it is suggested that he should talk। let राहुल bring a glass of water, दो दो ऑब्जेक्ट वाला है, let के बाद ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, फिर आपकी वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो बना दीजिए, let तो let रहेगा, एज इट इज कॉमन सी चीज है। अ ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पे आ जाएगा, let a glass of water, और उसके बाद bring बी ब्रोट में जाएगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, और बाय के साथ जो राहुल भैया हैं हमारे यहाँ पे आ जाएंगे सिंपल, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट बाय राहुल। लेट अस सिंग, बड़ा आसान है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और बस वर्ब है। तो क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे वी, और मे बी अलाउड, और 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वी मे बी अलाउड टू सिंग, या फिर इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। लेट हर सिंग अ सॉन्ग, बड़ा आसान है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये वर्ब है, और ऑब्जेक्ट नंबर 2 भी है बेटा। तो लेट रहेगा, बोल दो हाँ। अ सॉन्ग यहाँ पे आपका आ जाएगा, लेट अ सॉन्ग, सिंग की क्या बनेगी? बी संग बनेगी, लेट अ सॉन्ग बी संग, और बाय के साथ जो हर है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। चलिए जी, अब जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स थे वो तो हमने सीख लिए वॉइस के, अब हम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो जनरली एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और चैप्टर में बहुत लोग इसे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन वो आते हैं भाई। तो आ जाइए फटाफट देख लेते हैं। बुक्स में बड़े रेयर देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ बुक्स में मिलते भी हैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स। हालांकि अब तो बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में बुक्स आ गई हैं जहाँ पे आपको देखने को मिल भी जाएंगे, लेकिन हम समझते हैं चीज़ों को बढ़िया तरीके से, है ना। चलिए, मिसलेनियस में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है देयर आर 5 बुक्स टू राइट। इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो ध्यान रखना, पहले तो स्ट्रक्चर को समझो। 5 किताबें हैं लिखने के लिए, देयर आर 5 बुक टू राइट्स, 5 बुक्स टू राइट। तो जब कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे, देयर फिर इज एम आर और उसके बाद नाउन और 2 प्लस पहली फॉर्म, देयर इज एम आर उसके बाद नाउन और 2 प्लस पहली फॉर्म, तो हमेशा बस लास्ट वाले का पैसिव आपने बनाना है और किसी का पैसिव नहीं बनाना है। इसका तो आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये तो एक तरीके से लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। यस और नो, ये तो खुद मेन वर्ब का काम कर रही है। आपको पता है ना, जैसे आई एम ए टीचर में एम का बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। शी इज अ डांसर में इज का बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ऐसे देयर आर 5 बुक्स, इसका तो क्या ही बनाओगे, बन ही नहीं सकता। बताया था मैंने, लॉजिक फंडामेंटल्स में भी बताया था। तो फिर किसका बनेगा? सिर्फ इसी का बनेगा। इसका बनाना हमने सीखा हुआ है। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे? 2 एज इट इज लिखा रहेगा और फर्स्ट फॉर्म बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। हो गया आसान। चलो बनाओ, देयर आर 5 बुक्स टू बी रिटन। क्या है इसके अंदर? इतना आसान है। और नहीं बन सकता जिसका, उसका लॉजिक पता लग गया। देयर आर 5 बुक्स टू राइट, आर का क्यों नहीं बनेगा? ठीक है। जैसे एक और देखेंगे, देयर इज अ पीस ऑफ वर्क टू डू। सिंपल सी बात है, देयर इज अ पीस ऑफ वर्क टू बी डन। बोलो हाँ। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर इज नो मनी टू बाय, तो सिंपल है, देयर इज नो मनी टू बी बॉट। देयर इज नो मनी टू बी बॉट। देयर इज टाइम टू स्टडी, देयर इज टाइम टू बी स्टडीड। देयर इज टाइम टू बी स्टडीड लिखने की भी जरूरत नहीं है, आसान था। चलिए अब हम बात करते हैं मिसलेनियस नंबर 2 की।
तो चलिए, जो सेकंड नंबर वाला मिसलेनियस है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मिसलेनियस है, और ये जो टाइप है आपको एग्जामिनेशन में बहुत बार देखने को मिलेगी। बच्चे अक्सर इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, बड़े प्यार से इसको समझते हैं। सबसे पहले आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, ही मेड मी लाफ। तो जनरली बच्चे इसका बनाते हैं आई वॉज मेड लाफ बाय हिम, है ना, या लाफ को भी कभी कभी लाफ्ट कर देते हैं, वॉज लाफ्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो आप पहले ट्राई कर लीजिए एक बार, मैं फिर सिखाता हूँ आपको, ही मेड मी लाफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। आज ये इस तरीके के जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उनका पैसिव कैसे बनता है, पहले तो स्ट्रक्चर को सीखिए। इस स्ट्रक्चर में आपने देखा कि ही मेड मी लाफ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ये लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। आपने पढ़ा है ना इन्फिनेटिव चैप्टर के अंदर वर्ब्स में, मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव की दो कैटेगरी होती है, एक बेयर इन्फिनेटिव, एक फुल इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव को विदाउट इन्फिनेटिव भी कहते हैं, जो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जो फुल इन्फिनेटिव होता है वो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो एक फर्स्ट फॉर्म, एक 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक बेयर इन्फिनेटिव, एक फुल इन्फिनेटिव। बोलो हाँ। तो आपको यहाँ पे लाफ जो दिखाई दे रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि वर्ब तो यहाँ पे ये आई चुकी है ना, मेन वर्ब। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो दोबारा से ये वर्ब नहीं हो सकती है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव का बेयर वाला फॉर्म है, बेयर इन्फिनेटिव। और ऐसा स्ट्रक्चर आपको कभी लिखा दिखाई दे जिसमें यहाँ पे जो मेन वर्ब है उनमें से ये वाली वर्ब्स आई हो, लेट हो, बिड हो, मेक हो, सी हो, वॉच हो, हेयर हो, नोटिस हो, हेल्प हो। बिड का मतलब बुलाना होता है बेसिकली, बिड का मतलब बोली लगाना भी होता है, यहाँ पे बुलाने की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर ये सारे शब्द आपको मेन वर्ब में दिखाई दे रहे हैं, इस जगह पे दिखाई दे रहे हैं, और आगे आपका बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म आया हुआ है, तो उसका पैसिव बनाना बहुत आसान है। और एग्जामिनेशन में 1000 बार आपको देखने को मिलेगा कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये पहली बात तो सब्जेक्ट बनता है, जो वर्ब होती है वो बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, उसके बाद जो हमारा बेयर इन्फिनेटिव होता है बस वो फुल इन्फिनेटिव में आ जाता है, और जो सब्जेक्ट है वो बाई के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। बस एज सिंपल एज दैट। हम ट्राई करें, एक काम करते, नीचे लिखा हुआ है इसी को ट्राई करते। सबसे पहले तो आप वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन कर लेंगे। ऊपर से पहले मी को यहाँ पे आई लेके आएंगे, ठीक है। मेड सेकंड फॉर्म में तो ये चेंज होगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो आई वॉज मेड होना चाहिए। अब जो लाफ है वो टू लाफ हो जाएगा, बस इतना सा पॉइंट आपने ध्यान रखना है, आई वॉज मेड टू लाफ, और उसके साथ बाय के साथ फिर जो ऑब्जेक्टिव केस है वो ही का हिम बन जाएगा, आई वॉज मेड टू लाफ बाय हिम। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और बनाए और बनाते हैं, आई हैव हर्ड हर सिंग अ सॉन्ग। आपने सबसे पहले देखा ये सब्जेक्ट है, हैव हर्ड आपकी वर्ब है, और हर आपका ऑब्जेक्ट है। फिर से वर्ब आ गई, ये वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर ये वर्ब होती तो इसे एक और सब्जेक्ट चाहिए होता। तो बेटा यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेयर इन्फिनेटिव है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? और क्या यहाँ पे वर्ब की पोजीशन पे इनमें से एक शब्द है? हाँ जी सर, इसके अंदर हेयर है। ध्यान से देखो, तो आपने क्या किया, पहले तो शी को यहाँ पे लेके आए, जो हर ऑब्जेक्ट था उसे शी बनाया। हैज़ हैव थर्ड फॉर्म को आपने हैज़ हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बनाया, और बेयर इन्फिनेटिव को आपने फुल इन्फिनेटिव में कर दिया, और बाकी फिर आपने अ सॉन्ग को एज इट इज उतारा, और आई को यहाँ पे बाय के साथ आप मी में ले गए। शी हैज़ बीन हर्ड टू सिंग अ सॉन्ग बाय मी। जनरली आपको एग्जामिनेशन में ऑप्शंस मिलेंगे, और ऑप्शंस में ना आपको ये टू ऐड करके नहीं देगा, और आपको टू वाला ही चूज करना होगा। क्या हम ट्राई करें? जैसे आई मेड हिम क्राई, तो ही जो है भैया यहाँ पे आ गया, मेड वॉज मेड में चेंज हो गया, क्राई टू क्राई में आ गया, और आई जो है बाय के साथ मी बन गया। क्या हम ट्राई कर सकते हैं? चलो एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप बताओ, ही लेट मी डांस, इसका क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर आपने देखा कि भैया ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब बेयर इन्फिनेटिव है। तो आपने कहा था वो मेन वर्ब में वो शब्द होना चाहिए, लेट, मेक, बिड, वॉच, सी, हेयर, तो लेट है इसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, आई को यहाँ ले आएंगे, है ना। लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, लेट लेट लेट, आपको पता ही है। तो मुझे पता है कि जो ऊपर वाला लेट लिखा हुआ है ये सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो आगे ही है, ये लेट्स होता। आ रही है बात समझ में? ये लेट्स होता ना, अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो ये सेकंड फॉर्म है, और सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाय थर्ड फॉर्म तो आती नहीं। तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। फर्स्ट है नहीं क्योंकि लेट्स होना चाहिए था, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाय थर्ड आती नहीं, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो वॉज लेट में चेंज होगा। फिर आपने कहा सर जो फर्स्ट फॉर्म है ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में जाएगा, आई वॉज लेट टू डांस, और बाय के साथ आप क्या करेंगे, ही का हिम करेंगे। यही आ रहा होगा ना मन में, लेकिन ये गलत है। कहोगे सर अभी तो आपने सिखाया, यही तो स्ट्रक्चर आपने बताया कि भाई ये वाली मेन वर्ब दे रखी हो और आगे फर्स्ट फॉर्म हो, बेयर इन्फिनिटिव हो, तो बस उसे फुल में बना देना है। और इसमें लेट है भी, देखो ऊपर लेट है ना, लेकिन ध्यान रखना लेट के साथ एक्सेप्शन होता है।
लेट के साथ एक्सेप्शन क्या है मैं बता देता हूँ, कुछ एक्सेप्शन नहीं है, मतलब एक्सेप्शन है भी और नहीं भी है। पॉइंट ये है कि जो इन बेयर इन्फिनेटिव ऊपर रहता है वही नीचे रहता है, बस इसमें टू वाली फॉर्म नहीं आती है, बाकी सब सेम है। देखो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, जो वर्ब है वो B3 में जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ ऑब्जेक्ट बनेगा। बस यहाँ बेयर था तो यहाँ पे भी बेयर इन्फिनेटिव का हम लोग यूज़ करते हैं, लेट के साथ हम फुल इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करते हैं और कभी भी नहीं करते हैं अगर आप जनरली देखेंगे तो, है ना। जैसे आप कोई भी एक्टिव का सेंटेंस बना लीजिए, पैसिव का बना लीजिए, फुल इन्फिनेटिव आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा लेट के साथ। जैसे मैंने कहा ही लेट मी डांस, तो ज़रा इसका बना के बताना आपने क्या किया, मी को यहाँ पे आई लेके आए, लेट सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे आई वॉज लेट किया। अब डांस को डांस से लिख दीजिए, आई वॉज लेट डांस बाय हिम, बस। लेकिन बाकी सब में हम टू लगा रहे थे, है ना, लेकिन बस लेट वाले स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। आई वॉज लेट डांस बाय हिम, ही लेट मी गो, बड़ा आसान है, तो आपने इसको आई बनाया, इसको वॉज लेट किया, गो को गो लिखा और ही को बाय हिम कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है भाई, इसको अच्छे से समझ लेना। मैं एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप बना के देखिए ना खुद ही, तभी पता लगेगा। चलो ट्राई करते हैं एक बार, आप एक काम कीजिए, आप खुद बना के बताइए। ही सॉ मी सिंग अ सॉन्ग, उसने मुझे गाना गाते हुए देखा। तो क्या ये वर्ब है, क्या ये सब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, और ये फिर से आपका इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है। और वो इन्फिनेटिव का भी ऑब्जेक्ट होता है, अ सॉन्ग यहाँ पे इन्फिनेटिव का भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, अभी आप PhD नहीं कर रहे हैं, आप बस वॉइस बनाना सीखिए। तो आपको पता है पहले आएगा आई, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है तो आई वॉज सीन हो जाएगा, है ना, आई वॉज सीन, क्योंकि सी सो सीन होता है तो सेकंड फॉर्म वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। आई वॉज सीन टू सिंग आएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो नीचे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म जाएगा। बेयर इन्फिनेटिव फुल इन्फिनेटिव बनता है, क्योंकि यहाँ तो सो है ना, लेट थोड़ी है अब। और उसके बाद आई वॉज सीन टू सिंग अ सॉन्ग, और उसके साथ बाय के साथ फिर जो ही है वो क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। साथ साथ आप लोग बनाते चलिए। वी सो हिम रन अवे, फिर से आपने देखा ये सब्जेक्ट है बेटा, ये वर्ब है आपका, ये फिर से आपका ऑब्जेक्ट है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। तो आपने पहले ही को नीचे उतारा, वॉज सीन किया, ही वॉज सीन टू, फिर रन आएगा और रन अवे आएगा, और बाय के साथ फिर वी क्या बन जाएगा, अस आ जाएगा। ही वॉज सीन टू रन अवे बाय अस। क्लियर, सिंपल सी चीज है, ही वॉज सीन, ठीक है, टू रन अवे बाय अस। क्लियर, ही लेट मी गो। अब देखो आप क्या किया हमने यहाँ पे, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये बेयर इन्फिनेटिव है। तो आपने क्या किया, आई यहाँ पे लेके आए, लेट सेकेंड फॉर्म है तो आई वॉज लेट किया, लेकिन इसमें जो गो है ऊपर वो गो का गो ही रहेगा, और बाय के साथ जो शी है वो हर बन जाएगा। आई वॉज लेट गो बाय हर, ध्यान रखना बस इस चीज़ को। आई सो हर वॉच टीवी, फिर से आपने ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये बेयर इन्फिनेटिव है, और ये इन्फिनेटिव का भी ऑब्जेक्ट होता है, उससे कुछ फर्क नहीं है। शी को आप नीचे लेके आए, ये सेकंड फॉर्म है तो शी वॉज सीन कर दिया आपने, शी वॉज सीन। अब तो टू वॉच होगा ना, ऊपर वॉच है तो नीचे फुल लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मेन वर्ब अब सी है ना, लेट थोड़ी है। शी वॉज सीन टू वॉच टीवी बाय क्या होगा, मी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो वर्ब्स एक बार देख लेना, बिड है, मेक है, सी है, हेयर है, नोटिस है, वॉच है, और लेट है, और लेट में एक्सेप्शन है। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर। चलिए जी, मिसलेनियस नंबर 3, और बड़ा आसान है। देखो इसमें भी आपको मेक की फॉर्म दिखाई दे रही है, लेकिन इसका चलो आप पहले खुद ट्राई कीजिए। वी मेड हिम मैनेजर, हमने उसे मैनेजर बनाया। चलो एक काम करते हैं, इसका पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। ये स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखेगा बेटा, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको वर्ब दिखेगी, हाँ जी सर वर्ब है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, हाँ जी सर ऑब्जेक्ट है। लेकिन उसके बाद आपको ये मैनेजर शब्द दिखाई दे रहा है, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। और ये कौन से कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो बहुत सुना होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहली बार सुन रहे होंगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है एक्चुअल में। ये जो मैनेजर है बेसिकली किसको कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं। तो बेसिकली इस वाले वर्ड को पूरा कर रहा है ये वाला शब्द, तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सुन लो कि हिम को मैनेजर बनाया, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो सर इसका कैसे बनता है, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वही जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बनाया, जो वर्ब है उसे पैसिव में बनाया, ये एज इट इज लिख दिया, इसको बाय के साथ वहां लाएंगे। बोलो हाँ, क्या था, कुछ भी नहीं था। तो जरा बना के बताओ, वी मेड हिम मैनेजर का क्या बनेगा, हिम जो है वो ही बन जाएगा, मेड आपका वॉज मेड में आ जाएगा, मैनेजर मैनेजर रहा, और जो वी है बाय के साथ अस बन गया। ही वॉज मेड मैनेजर बाय अस, एज सिंपल एज दैट।
चलो बना के बताओ, ऐसे मजा नहीं आएगा। दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, फिर से आपने देखा ये सब्जेक्ट है और आपकी ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव नहीं है भैया, कंप्लीमेंट लिखा हुआ है। तो आपको पता है भैया हिम को क्या बनाएंगे, ही। इलेक्टेड सेकंड फॉर्म है तो ही वॉज इलेक्टेड करेंगे, ही वॉज इलेक्टेड, है ना। फिर सेक्रेटरी आपका एज इट इज लिखा रहेगा और ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी बाय दे, क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। यही बनना चाहिए ना, ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी बाय देम। चलिए, वी अपॉइंटेड हिम कैशियर, बता दो फटाफट से। ये सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये कंप्लीमेंट है। ही को नीचे लेके आए, आपने वॉज अपॉइंटेड किया, ही वॉज अपॉइंटेड, और आगे फिर कैशियर एज इट इज आपने लिख दिया, क्योंकि कंप्लीमेंट यूं का यूं लिखना, और बाय के साथ वी क्या बना दिया, अस आपने बना दिया। दे हैव सिलेक्टेड हिम मैनेजर, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो आपने पहले नीचे ही को लेके आए, हैव सिलेक्टेड है तो ये चेंज होगा हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो आपने यहाँ पे सिलेक्टेड कर दिया, और मैनेजर मैनेजर ही रहेगा। और उसके बाद बाय के साथ जो हमारा दे है चचा, क्या बनेगा वो, देम बनेगा। ही हैज़ बीन सेलेक्टेड मैनेजर बाय देम। समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं सारे के सारे, इंटरेस्टिंग है। मिसलेनियस नंबर 4, ठीक है सर। आई विल लुक इनटू द मैटर, इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और 1% कन्फ्यूजन के यहाँ चांस नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है, जब कभी भी हमें पहचानना हो कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो हम ये देखते थे वर्ब के डायरेक्ट बाद नाउन प्रोनाउन है या नहीं है। हम हमेशा से ये देखते आए हैं कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पहचानना है तो हम ये देखते थे कि वर्ब के डायरेक्ट बाद नाउन प्रोनाउन है या नहीं है। तो बच्चे यहाँ देखते हैं कि लुक लिखा हुआ है, और लुक के बाद तो कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। बच्चे इस नज़र से देखते हैं इस क्वेश्चन को, आई विल लुक इनटू द मैटर को। फिर मैंने कहा स्टूडेंट्स को इनका पैसिव बना के दिखाओ, कहते सर नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों? कहते सर जैसे आई एम गोइंग टू लंदन का नहीं बन सकता, इसका भी नहीं बन सकता। ऐसा जवाब देते हैं स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू लंदन का जैसे नहीं बन सकता, इसका भी नहीं बन सकता। मैंने कहा लॉजिक दो। कहते सर लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद तो नाउन प्रोनाउन ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव बन नहीं सकता, और टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। कहते हैं देखो सर सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन तो है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर पैसिव कैसे बनेगा, ये प्रेपो और ये प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट है। देखो बात तो जच रही है, बात तो देखने में अच्छी लग रही है, और लॉजिक आपको ऐसा भी लग रहा होगा सेटिस्फाई कर रहा है सिचुएशन को। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट ये है कि मेरे भाई मेरे दोस्त, एक्चुअल में ये जो वर्ब है ना, ये पूरी की पूरी एक साथ है, और इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। पता है आपको, फ्रेजल वर्ब नाम की एक चीज़ होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। जब भी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन आती है तो वो मिल के भी कभी कभी एक मीनिंग देते हैं। जैसे लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना, ये वर्ब है। फ्रेजल वर्ब को एक ही वर्ब माना जाता है, वो प्रेपोजिशन अलग से कंसिडर नहीं होगी। समझ में आ रहा है? लुक इनटू एक ही वर्ब है, ये वर्ब है पूरी की पूरी। तो आई विल लुक इनटू व्हाट, लुक इनटू द मैटर, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्या पॉइंट समझ में आया? अलग अलग शब्दों को अलग अलग मत देखो, इसको लुक को अलग देख रहे हो, इनटू को यहाँ पे आप अलग देख रहे हो, नहीं, ये एक ही वर्ड सेंस दे रहे हैं यहाँ पे। लुक इनटू, इसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। सेंटेंसेस में बहुत बार आपको फ्रेजल वर्ब देखने को मिलेंगी, और फ्रेजल वर्ब अगर आपको देखने को मिल रही है तो दो अलग अलग वर्ड कंसिडर नहीं करने, वो एक ही वर्ब कंसिडर करना है उसे, वो एक ही शब्द है। तो अब सब देखो, आप ध्यान से देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है ना, और ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये मेन वर्ब होगी, है ना, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। बना दो, अब क्या बनेगा, बड़ा आसान है। अब आप देखो ना ध्यान से, द मैटर को आप यहां पे ले आएंगे, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो किस में चेंज होगा, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये पूरा का पूरा लिख दो, द मैटर विल बी लुक्ड इनटू, और बाय के साथ आपको पता है आई क्या बनेगा, मी बनेगा। अगर मैं आ रहा हूं इस वीडियो के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा तो समझ में आ गया, द मैटर विल बी लुक्ड इनटू बाय मी, ऐसे बनेगा। देख लो स्ट्रक्चर, देखो आप ध्यान रखना, कभी कभी आपको सब्जेक्ट और बीच में फ्रेजल वर्ब ऑब्जेक्ट दिखेगा, प्रेपोजिशन देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि वर्ब के बाद तो नाउन प्रोनाउन है ही नहीं सर, तो इसका कैसे बनेगा। फ्रेजल वर्ब का मतलब एक्चुअल में वर्ब प्लस प्रेपो मिला के होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये रिवर्ब, ये प्रेपो, ये एक ही वर्ड है। आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेट भी लिख सकते हैं, लुक इनटू की जगह, वो एक ही बात देगा, तब तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आई विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, तब तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लुक इनटू दिया तो कंफ्यूज हो गए आप।
चलो और देखते हैं। ही कैन लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, केयर करना, तो ये साथ में ही है। अब आप ये मत सोचना सर ये वर्ब है इसके बाद नाउन प्रोनाउन नहीं है, ये तो प्रेपो है और प्रेपो के बाद तो प्रेपो के ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं तो पैसिव बनेगा नहीं। नहीं भाई, ये एक ही शब्द है, ये फ्रेजल वर्ब आई हुई है बीच में, ठीक है, ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट आ गई, वर्ब आ गई, ये हेल्पिंग है, ये मेन है, और आपका ऑब्जेक्ट आ गया, बस उठा लो इसे। हिज पेरेंट्स यहाँ पे आ गया, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म का बनता है, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म, और लुक आफ्टर को एज इट इज लिखेंगे और फिर बाय हिम कर दिया। अब इसमें भी कंफ्यूज मत होना सर ये दो दो प्रेपोजिशन कैसे साथ में आ गया। अरे मेरे भाई फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये तो प्रेपोजिशन है लेकिन ये वाली प्रेपोजिशन इसके साथ जुड़ के फ्रेजल वर्ब बना रही है। इंडिविजुअल वर्ड की तरह मत देखो लुक आफ्टर को, एक ही वर्ड की तरह देखो। राहुल हैज गिवन, अच्छा सर एक डाउट आ रहा होगा आपके माइंड में, सर हमें कैसे पता लगेगा फ्रेजल वर्ब का? अरे लिस्ट नहीं दी हुई पूरी की पूरी, कंप्लीट लिस्ट दी हुई है मैंने, फ्रेजल वर्ब की शीट्स प्रोवाइड की हुई हैं आपको पढ़ने के लिए, पढ़ो उनको, पीडीएफ दी हुई है। और अगर चलो आपको एक बढ़िया न्यूज़ देता हूँ, मंडे से हम लोग शुरू कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब को अच्छे से पढ़ना। फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम, फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स, हमने बीच में वोकैबुलरी की क्लास चलाई थी, वो बंद कर दी थी, वो इस वजह से क्योंकि वो रैंडमली चल रही थी। तो मुझे लगा यार बच्चे इनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं और ना ही इनको कुछ समझ में आ रहा है, और पीडीएफ बहुत सारी हो जा रही है और बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो उसको मैंने बंद कर दी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले पीडीएफ को ही सेट करवाते हैं, फिर दोबारा से शुरू करेंगे। तो हमने अब क्या किया है कि पहले तो आपको पीपीटी फॉर्म में दी हुई थी, अब हम आपको पीडीएफ फॉर्म में देंगे। एक ही पेज के ऊपर 5-5, 6-6 वर्ड्स हैं। पहले एक पेज के ऊपर एक ही वर्ड था, तो आप प्रिंट आउट भी नहीं निकलवा सकते थे। तो अब आपको क्या करेंगे, बहुत सारी पीडीएफ देने वाले हैं आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके, जिसमें एक पेज के ऊपर 5-5, 6-6 वर्ड्स हैं, जैसे कि जनरल एक पीडीएफ होती है, उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, सारे मीनिंग, जिसमें फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स भी हैं, आपके ट्रेंडिंग वर्ड्स भी हैं, जार्गन भी हैं, बहुत सारे वर्ड्स हमने अलग से सेट करवा दिए, अलग अलग फाइल बना दी है। फ्रेजल वर्ब की अलग है, इडियम्स की अलग है, ट्रेंडिंग की अलग है, जार्गन की अलग है, उसमें हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग सब ऐड कर दिया। तो धीरे धीरे करके सारी आपको फाइल्स मिलने वाली हैं। और उसके अलावा मंडे से अभी मैं 9 बजे मॉर्निंग में फ्रेजल वर्ब्स और आपके इडियम्स की क्लास भी शुरू करवा रहा हूँ। तो सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, जो शीट में नंबर होंगे सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आप घर पे रिवाइज भी कर सकें और अलग अलग पीडीएफ के चक्कर में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और मैं बता दूंगा कैसे कैसे, कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कितनी मिलेगी। अभी बस आपको ज़रा सी मैंने इंटीमेशन दी है कि मंडे से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। अब आप कैसे देख सकते हैं उसे, कहाँ पे शुरू कर रहे हैं, क्या पेड रहेगी, पेड नहीं रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अलग से एक वीडियो में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है बहुत बाद में और उसको भी ये पीडीएफ चाहिए, मान लो हो सकता है ना इस वीडियो को लोग 3-4 महीने बाद भी देखते हैं, साल बाद भी देखते हैं, तो आपको भी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तरुण ग्रोवर इंग्लिश, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। उनको मैं पढ़ाने भी वाला हूँ लाइव क्लास के अंदर, ठीक है सर, लाइव क्लास में वो भी। खैर चलें जी, तो आप देखिए यहाँ पे राहुल हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। गिव अप का मतलब क्या होता है, त्याग देना। तो राहुल ने त्याग दी है क्या, स्मोकिंग। तो आप देखिए ना, हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये साथ में ही है ये शब्द, तो स्मोकिंग यहाँ पे आ गया, सिंगुलर था तो हैज़ बीन गिवन अप आ गया, और राहुल बाय के साथ यहाँ पे आ गया। क्या आप लोग देख पा रहे हैं, शी लाफ्ड एट मी। तो दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, ये लाफ्ड एट का मतलब एक ही साथ है, ये फ्रेजल वर्ब है आपकी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ज़रा बना दो, ये मी आई बन गया, ये सेकेंड फॉर्म है तो वॉज लाफ्ड एट हो गया, साथ में ही रहेगा वो, और शी बाय के साथ यहाँ पे हर बन गया। चलो एक काम करते हैं, पहले फटाफट से आप बना देंगे, ही इज लुकिंग आफ्टर हर। बताओ भाई क्या बनेगा। तो हर जो है वो आपका बन जाएगा शी, है ना, यही बनेगा ना। इज लुकिंग है तो शी इज बीइंग लुक्ड हो जाएगा मेरे ख्याल से, शी इज बीइंग लुक्ड, और आफ्टर तो साथ में ही रहेगा, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है, और बाय के साथ आपका ही क्या बनेगा, हिम। शी इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हिम। वैसे जब आपको ये वीडियो मिल रही होगी तब तो मंडे जा चुका होगा मेरे ख्याल से। खैर मैं तो भूल ही गया था कि रिकॉर्डिंग्स मैं एडवांस में करके रख रहा हूँ, तो ये तो आपको शायद ट्यूसडे वेंसडे या थर्सडे को मिल रही होगी ये वाली वीडियो, तो ये तो वो वाली न्यूज़ तो आप ऑलरेडी सुन ही चुके होंगे। खैर कोई बात नहीं, चलो क्या हो गया यार, कुछ एक्स्ट्रा बात बता दी, रिपीट भी हो जाएगी तो कोई न्यूज़ कुछ हो जाएगा। शी वॉज सर्चिंग फॉर हर लवर, शी वॉज सर्चिंग फॉर हर लवर, भाई अपने प्यार को ढूंढ रही है। आजा ओ आजा, चलो बताओ इसके अंदर,
तो वो गाना सुना है आपने, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, वो उसको दीवार में चुनवा देता है, नीलकमल मूवी का, बड़ा प्यारा गाना यार। आई वॉज सर्चिंग फॉर, सर्च फॉर का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है। तो ये साथ में ये फ्रेजल वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मिला के एक ही वर्ब बनी, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो हर लवर यहाँ पे आएगा, ठीक है। हर लवर वॉज बींग सर्च्ड हो जाएगा ना, हर लवर वॉज बींग सर्च्ड, हर लवर वॉज बींग सर्च फॉर रह गया ना, देखो सर्च फॉर और बाय के साथ क्या बनेगा, हर, यही बनेगा, हर लवर वॉज बींग सर्च फॉर बाय हर। तो बीच में कंफ्यूजन नहीं करनी, इसका गपला नहीं करना, उसको साथ लेके ही चलना है इसको, ठीक है। ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन। अच्छा, आप हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हो जाए ऐसे क्वेश्चन में, आप कहोगे सर मुझे कैसे पता लगेगा कब ये फ्रेजल वर्ब है कब प्रेपोजिशन है। बड़ी आसान चीज है, आप ये देख लेना क्या व्हाट का रिप्लाई भी है क्या, ही अराइव्ड एट व्हाट, कंक्लूजन, देख लो ना आप, व्हाट का रिप्लाई तो है ना। तो आप ऐसा भी करके देख सकते हो, अगर आपको फ्रेजल वर्ब पहचान में नहीं आ रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये प्रेपो है ये इकट्ठी फ्रेजल वर्ब है, तो आप बोल के देख लो, आप देखो आपको सब में जवाब मिलेगा। ही वाज सर्चिंग फॉर होम, हर लवर, देखो होम का जवाब है। ही इज लुकिंग आफ्टर होम, हर, देख रहे हो आप, सब में जवाब मिलेगा आपको। तो जरा बनाओ इसको फटाफट से, क्या बनेगा, द कंक्लूजन वॉज अराइव्ड एट बाय हिम, यही बनेगा। तो कंक्लूजन वॉज अराइव्ड एट बाय हिम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मिसलेनियस 4 तक तो समझ में आ गए हैं। अगला जो मिसलेनियस है, 5th मिसलेनियस, उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डील करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट आपका बचा है वॉइस का, अब जो आएगा वो लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद वॉइस खत्म और नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, और बता दी जाएगी कि नया चैप्टर कौन सा है। और मुझे पता है आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग ही गया है कि नया चैप्टर कौन सा है, इसी से रिलेटेड रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन अच्छा लगा, इतनी दूर तक आए हैं, सेशन को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें अगर आप कर सकते हैं तो, है ना। बाकी अपना बढ़िया से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, बस यही है और क्या ही है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, टेक केयर।